अगली जनजाति का नाम क्या है? खड़िया। बस अब इधर की जनजातियां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर जनजाति के बारे में कम से कम 2-3 पॉइंट याद रखना। कहां पर निवास करती है? कहां निवास करती है? जसपुर दिख रहा है, जसपुर। पहले जसपुर पर अपना ध्यान लेके जाइए। ठीक है, तो सरगुजा संभाग पूरा कहाँ मिल जाएगा? सरगुजा संभाग। कुछ मात्रा में रायगढ़ महासमुंद छोड़ दो, सरगुजा संभाग से लगा हुआ कौन सा है? रायगढ़। इतना ही ध्यान में रखना है। जनजाति का नाम है खड़िया। क्या नाम है? परंपरागत काम यही पूछेगा इनका, पालकी ढोना। परंपरागत काम क्या इनका? पालकी ढोना। ठीक है, ये पालकी ढोने का काम किया करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और इनका पेय याद रखना है, क्या है? खड़िया। पूजा करते हैं बंदा देव का। इससे आगे कुछ नहीं जानना है। खड़िया जनजाति का संकेंद्रण सरगुजा संभाग। एक बात ये जानना है। दूसरा बात यह जानना है, ये क्या क्या पीते हैं? खड़िया। क्या पीते? तो खड़िया। इनके देवता का नाम बंदा देव, और परंपरागत काम पालकी ढोना। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ठीक है। गदबा। देखिए, एक चीज क्वेश्चन पूछेगा गदबा के बारे में, किस भाषा परिवार का सदस्य है? गदबा आपको मैं सुकमा के पास पढ़ाया हूं, लेकिन अगर इसकी भाषा की बात करेंगे तो मुंडा भाषा परिवार का सदस्य है। किसका परिवार का सदस्य है? मुंडा भाषा परिवार का सदस्य है। ठीक है। उड़ीसा से आकर छत्तीसगढ़ में बस गए थे महिपाल देव। भूपाल देव, महिपाल देव याद आ गया। महिपाल देव इसको यहाँ लेके आए और ये पालकी उठाने का काम करवाते थे इनसे। लेकिन पालकी ढोने के लिए विशेष तौर पर कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? खड़िया। ये जानना है। दूसरा बात, महिपाल देव इनको लेकर आया, यहाँ पर घरेलू काम काज करवाता था इनसे। साथ में याद रखना, पालकी उठवाना ये काम करता था। गदबा। गदबा नामकरण के पीछे कारण पूछेगा तो गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये रहते हैं, इसलिए इनका नाम है गदबा। ठीक है। संकेंद्रण याद रखना है सुकमा बीजापुर। सुकमा बीजापुर। और क्या दिया देखो तो, बस्तर रायगढ़ बिलासपुर। ये लो, बस्तर रायगढ़ बिलासपुर, पूरा बस्तर से इधर का कार्नर वाला, बीजापुर सुकमा बस्तर। ठीक है। कृषि मजदूरी कर रहे हैं। एक और चीज याद रखना है, इस जनजाति के लोगों को घोड़ा छूना मना है। और एक कौन सी जनजाति बताया था? कमार जनजाति, उनको भी घोड़ा छूना मना है। ठीक है। बस, अब इधर की जनजातियों में 2-2 3-3 बातें बस जानते चलना है आपको। मुंडा, ये तो मुंडा भाषा परिवार का ही सदस्य है, लेकिन समूह पूछेगा तो देखो कोलारियन समूह। कालेरियन या कोलारियन? कोल 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 कि कौन सा? कोलारियन। ये कालारियन भले लिखा, लेकिन आपको याद रखना कोलारियन भाषा समूह की जनजाति है। मुख्यतः सरगुजा संभाग में निवास करता है। जहां कोयला मिलेगा वहां और निवास करेगा, क्योंकि कौन सी जनजाति में आ रहा है? कोलेरियन जनजाति में। ठीक है। ये इनकी भाषा मुंडा, मुंडा का भाषा मुंडारी। और देखो साथ में पूरा सरगुजा संभाग के लोग क्या बोलते हैं? लगभग सदरी। ठीक है। हाड़िया, ये सिंह बोंगा नहीं भूलना। इनका देवता कौन है? सिंह बोंगा। ठीक है। जो सूर्य देवता को, सब सूर्य देवता को ही क्या बोल देते थे लोग? सिंह बोंगा। क्या बोल देते हैं? सिंह बोंगा। साथ में याद रखना है, इनका जो जनजातियों का जो प्रमुख होता है परहा राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? परहा राजा। ये है मुंडा। क्या हो गया? ये मुंडा। एक है बिहार, ये भी सरगुजा। ये भी कहा? सरगुजा। बस। ठीक है। इनका जनजातीय देखो, वधु मूल्य को क्या बोलते हैं? लगान भरना। क्या भरना? लगान भरना। कौन सी जनजाति? बिहार, सरगुजा संभाग। संभाग कौन सा? सरगुजा डिवीजन में रहता है। इनके जाति पंचायत का कितना ठो याद करोगे? किसी का मुखिया है, किसी का मांझी है, तो किसी का कुछ है। ठीक है। कितना ठो याद करोगे? मंझो, मांझी, मंझवार। मांझी के ऊपर मंझवार। ठीक है। इन्हें मांझी या मांझिया के नाम से भी जाना जाता है। सेम वही सरगुजा संभाग, कोरबा, बलरामपुर, रायगढ़ निवास करती है। भोजली या भुजलिया नाच। देखो क्या क्या नाच है इनके में, भोजली या भुजलिया नाच। और होली पर क्या करते हैं ये? रहस। और दिवाली पर क्या करते हैं? पंडको। क्या करते हैं? ये पंडको पूछा हुआ है।
ठीक है, किस समय करते हैं ये? दिवाली के समय। ये आदि नृत्यों का प्रचलन है। इनका जन जाति पंचायत क्या कहलाता है? मंझवार। मांझी के ऊपर मंझवार पढ़ाया था। ठीक। शिकारी या पारधी, शिकारी बोलिए चाहे पारधी, शिकारी जनजाति बोलो चाहे पारधी बोलिए, शिकार जाति अपने आप को ये क्या बोलते हैं? नाहर भी कहते हैं। चलिए मेरे को बताइए, नाहर किसकी उपजाति है? और क्या है नाहर? और क्या है बैगांव का? नरौतिया, घरौतिया, ठीक है, रौतिया और भैना, हाँ ठीक है। मेरे को बताइए, किसान और कुडास किसकी उपजाति है? उरांवों की। किनकी है? उरांवों की। तो जिनके पास पुस्तक नहीं वो घर में पढ़ते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, आ रहे हैं, मस्त अटेंडेंस लग रहा है, घर जा रहे हैं। कोई स्कूल स्कूल थोड़ी है ये। बेटा सर में अभी एग्जाम ही एग्जाम है। ठीक है, साफ बता रहा हूँ मैं। 12वीं पास, मैथमेटिक्स जो भी मतलब जिसके में पीसीएम होगा वो फिर आ गया। अधिक उसका नहीं भर सकते आप एक ठो का, लेकिन एक ठो भर सकते हो। एक में ग्रेजुएशन मांगेगा और एक में 12th मांगेगा। एक में क्या मांगेगा? 12th मांगेगा। भर परीक्षा तो देना है ना, इसीलिए। और फिर बोल रहा हूं मैं, मई के बाद एक भी परीक्षा नहीं होगा। मई के बाद एक भी पेपर नहीं होगा। मई जून जुलाई, ये 3 महीना कोई पेपर नहीं होगा। मई जून जुलाई, फिर चालू होगा तो अगस्त से चालू होगा। और परीक्षा होगा, ये आपका अधिकतर पेपर हो जाएगा अप्रैल। मैक्सिमम पेपर का कब होगा? अप्रैल। ठीक है, आप जाने, आपका काम जाने। संस्कृत में पारद का अर्थ होता है शिकार करना, इसीलिए पारधी को ही क्या बोल दिया गया? शिकारी। क्या बोल दिया गया? शिकारी। शिकारी। आप ये देखो, पारधी जनजाति सरगुजा संभाग। ठीक है, कौन सी कहां पर रहता है ये? सरगुजा संभाग। ठीक। छीन पत्ते के चटाई बनाने का काम करता है, टोकरी, झाड़ू आदि निर्माण भी करने। ये शिकारी जनजाति, देखो शिकारी जनजातियों का काम ही है। बांस के बर्तन बनाने के लिए फेमस है शिकारी जनजाति। कमार भी फेमस है। ठीक है, कंडरा भी फेमस है। बहुत सारी जनजातियां बांस के क्या बनाती है? बर्तन बनाती है। उसमें शिकारी और पारधी याद रखना, शिकारी और ये कई जनजाति है ना भैया। संकेंद्रण आपका सरगुजा संभाग। ठीक है, इनका एक उपवर्ग, ये देखो, इसका एक उपवर्ग है। नाम क्या इसका? कारगर। इन्हीं के एक जन उपवर्ग है या उपजाति बोलिए, कारगर। ये केवल और केवल आपको ऐसा कोई कारगर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछेगा, केवल काले पक्षियों का शिकार करता है, ये बस। और अगर एकदम डीपली पूछा तो कारगर को ले पूछेगा। कौन सी पारधी जनजातियों का कौन सा उपवर्ग केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करता है? पारधी। अच्छे से याद रखने, क्वेश्चन को बहुत पूछता है, परंपरागत कामों को बहुत पूछता है। जैसे पीछे मैं आपको किसका परंपरागत काम बताया? पालकी ढोना, खड़िया जनजाति का। तो ऐसे क्वेश्चन को मैच द कॉलम में पूछेगा। पारधी जनजाति में विशेष तौर पर काले पक्षियों का क्या किया जाता है? शिकार। कैसे याद रहे रखोगे? धिक्कार है, काले रंग के पक्षियों को मार रहे हैं, क्या है इन पर? ये देखो, धिक्कार, पारधी। ठीक है, अब आप अपने तरीके से आप याद रखना। ठीक है, पारधी जनजातियों के ऊपर विशेष तौर पर कौन से पक्षी का शिकार करते हैं? काले कलर का। कौन से कलर का? काले कलर का। चलें आगे। चलिए अगला अपने को बिंझवार। बिंझवार जनजाति से 3 क्वेश्चन। एक तो याद रखना है, ये विंध्य पर्वत को अपना उत्पत्ति मानते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं विंध्यवासिनी का। किसका पूजा करते हैं? 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। 12, ये विंध्यवासिनी का पुत्र है, 12 भाई बेटकर। ठीक है, याद रखना है, इनकी इष्ट देवी कौन है? विंध्यवासिनी। ठीक है, इनको ये अपना इष्ट देव मानते हैं। गौटिया इनका जाति। सोना खान का जो जमींदार है, नाम क्या है उसका? वीर नारायण सिंह। किस जनजाति का था? तो बिंझवार। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें याद रखना है तीर, ये जो तीर है बिंझवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है, इसीलिए बिंझवार जनजाति की महिलाएं अगर कोई उचित वर ना मिले तो तीर विवाह करेगी। कौन सा विवाह? तीर विवाह। ठीक है, बैगा तथा झाखर जादू मंत्र के जानकार कहलाते हैं। ठीक है, बैगा और झाखर, यहां क्यों दिया इसको?
ठीक। हमारे बैगा मतलब ये जादू मंत्र वाला रे, झाड़ फूक करता उसको क्या बोलते थे अपन, बैगा। और ये है झाखर, ये कौन सा है, झाखर। बिंझवार, झाखर, इनका हो सकता है एक आध उपजाति होता होगा, कौन सा, झाखर। छोड़ो। कंडरा, बर्तन बनाएगा, रायपुर दुर्ग, रायपुर और दुर्ग, रायपुर दुर्ग में ये जनजाति निवास करेगी। मेन काम क्या है इनका, बस बर्तन बनाना। और ये इनकी उत्पत्ति एक कांड या बाण से माने थे, याद आ गया, कांड या बाण। ठीक। बीच में रहता है रायपुर दुर्ग, इन आसपास क्षेत्रों पर कौन सी जनजाति निवास करती है, कंडरा। कौन सी जनजाति, कंडरा। इधर उतना इंपॉर्टेंट जनजाति नहीं है, केवल एक एक दो दो बातें जानते चलना है। मेन काम इनका बांस शिल्प, मेन काम इनका बांस शिल्प। ठीक है, चलिए आगे। नगेशिया, कौन सी जनजाति, नगेशिया जनजाति। आपका ध्यान जसपुर में आ जाना चाहिए। विशेष तौर पर नाग पकड़ने का ये जनजाति शुरू से काम करती है। अब देखो आगे और क्या बोलता है, रायगढ़ सरगुजा संभाग जिले में करते हैं। ये नाग से अपना नामकरण मानते हैं स्वयं को, लेकिन ये क्या कहते हैं, किसान। अपन क्या है बोले, किसान। ठीक है। इनकी नगेशिया की जनजाति की बोली याद रखना है, सदरी। इनका जाति पंचायत का मुखिया मुखिया ही कहलाता है। इनमें गोत्र का प्रचलन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात। इनमें काय का प्रचलन नहीं है, गोत्र का। तो क्या होता है भैया, इनमें गोत्र का प्रचलन नहीं है, पढ़ा चुका हूं ये भी, लोल हो। जादू टूना के जानकार क्या कहलाता है, देवार कहलाता है। ये देवार एक और जाति भी है, देवार जाति। लेकिन इनमें जो जादू टोना का जो जानकार होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, देवार। मैं बता रहा हूं, देवार जनजाति जिसको किसको बोलते हैं, बसदेवा या देवार एक ही है, जो घूम घूम कर इधर उधर सामानों को बेचता है। या घुमक्कड़ जनजाति, उसको बसदेवा या देवार कहते हैं, बसदेवा या देवार। आज भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर में गाली देती, का देवार का घूमा था दिन रात। तो बच्चा अगर बाहर रहता है घर से, क्या बोलते हैं उसको, देवार। क्या बोला जाता है, तो ये घुमक्कड़ जाति लोग होते हैं। कैसे की जाती है, घुमक्कड़। इनका प्रमुख कार्य गोदना ओदना, गोदना, सामान को बनाना, तलवार बनाना, चाकू छुरी एक किनारे किनारे बैठ के बनाते रहते हैं, देखे हो। ये इधर से उधर घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए इनको देवार बोलते हैं। ठीक है, एक जगह नहीं बसते, बसदेवा, कहीं भी जाके बस जाते हैं, बसदेवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बसदेवा। चलिए, भैना, बैगा और कमार की ये मिक्स जाती है। क्या, भैना, बैगा और कमार, बैगा और कमार, इनकी मिश्रित जाति क्या कहलाती है, भैना। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, बस्तर, कोंडागांव, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। मेन याद रखना है आपको ये क्षेत्र, बिलासपुर संभाग। कौन सा क्षेत्र, बिलासपुर संभाग। इसमें निवास करता है गौटिया, इनके जाति का प्रमुख पंचायत होता है। आपको याद रखना है मात्र ये क्वेश्चन, और दूसरा संकेंद्रण, बस कुछ नहीं याद रखना है। और भैना, कोंध, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट को अपना मूल स्थान मानने वाले कोंध। ये कई कई प्रकार के अपना नाम लिखते हैं, कई लोग इसको खोंड लिखते हैं, कोई लोग कंध लिखते हैं। ठीक है क्या, कोंध, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। इसीलिए पाया जाएगा महासमुंद और रायगढ़ में। देखो उड़ीसा से लगा हुआ है, याद आ गया। पर मैं आपको बना के भी डायग्राम में भी बनाया था, कोंध। ठीक है। भाषा इनकी कोंधी। युवा गृह, लड़कों का क्या कहलाता है, धांगड़ा घर, और लड़कियों का, ठीक। आज भी ये परंपरागत कृषि करते हैं, ये जानना है। पोडू, क्या, पेद्दा, ठीक, याद है ना। इनका क्या है, पोडू। ठीक। दाहिया, कमारों का, किनका है, वैसे ही इनका परंपरागत जो कृषि है या व्यवसाय है, ठीक है, ये आदिम जो कृषि करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोडू। ठीक है। प्रमुख देवता, बुरा पेन्नू, सूर्य देवता, तारी माता, शीतला माता, एक से एक भगवान का। ठीक है। चावल यात्रा, महुआ यात्रा आदि ये पर्व मनाते हैं। चावल यात्रा और, तो चावल यात्रा किस विशेष पर्व पर मनाते हैं, दशहरा में।
और एक मऊहा जात्रा, ये हो गया कोंद। एक हो गया सौता, कौन सा? सौता। अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से। कौन? सौता। बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं, कौन सी जनजाति? सौता। सूरजपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा में निवास करती है। बांस के बर्तन बनाना इनका प्रमुख काम है। ये सौता है। एक जनजाति आएगा सौरा, वो सांप पकड़ेगा। एक ऊपर पड़ दिए नगेशिया, वो नाग सांप पकड़ेगा। ठीक है। दोरला, कौन सी जनजाति? दोरला। इसे कोया या कोयतूर भी कहते हैं। दोरला बाजूच में पढ़ाया आपको, लिखा था कोया, और साथ में याद रखना कोयतूर। ये सब के सब इधर के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? कोयतूर। सुकमा बीजापुर जिले में निवास करते हैं। कोल, कोया और गुट्टा कोया, मेट्टा कोया, ये सब इसकी उपजातियां हैं। बोली बोलेंगे दोरला लोग, दोरली। ये क्वेश्चन पूछेगा। मुख्यतः दोरली जनजाति किस संभाग में पूछा था? छिंदगढ़। कौन सा संभाग? सॉरी, किस तहसील में पूछा था? छिंदगढ़ तहसील। कौन सा तहसील? सॉरी, संभाग बोल रहा हूं, तहसील पूछा था, छिंदगढ़ तहसील में। 11वें दिन मिनक जो मृतक संस्कार मनाते हैं उसको बोलते हैं क्रिया। क्या? अब तुम लोग खाते हो जबरदस्ती, वो भी क्या है? क्रिया। कसम को बोलते हैं छत्तीसगढ़िया लोग क्रिया, क्रिया पार। माँ कसम क्रिया पार्वती। हाँ, क्रिया पारना मतलब कसम खाना, क्रिया पारना मतलब कसम खाना। बारिश ना होने पर, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। कपल पैडुल, कपल, कपल मतलब साथ में, कपल मतलब साथ में, और क्या मना रहे हैं? पैडुल। मेढकों का त्योहार मनाते हैं, मेढक लोग का। अरे पानी बरसात कौन कराता है? जब मेढक दो लोग टर टर किए बोलते हैं तब पानी गिरेगा। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, दोरला जनजाति बोलती है कि जब पानी ना गिरे तो कौन क्या मनाया जाता है? कप्पल पेंडुल, मेढकों का त्योहार। और खास तौर पर इसको कौन मनाते हैं? जो अपने यहाँ बहुत ज्ञानी है। कौन? स्त्रियां मनाती है इसको। ठंड लग रहा है मैडम? ठंड तो हमारा पंखा चल रहा है। ठीक है, हो गया। कौन सी जनजाति? दोरला। कौन सी जनजाति? दोरला। ये सांवरा, सांप पकड़ती है। ये अपनी उत्पत्ति किसको मानती है? सबरी से मानती है। महाभारत में सबरी जाति का उल्लेख मिलता है। कौन सी जाति का? सबरी जाति। रायगढ़ महासमुंद, ये खास, ये रायगढ़ महासमुंद जिले में ये व्यवसाय सांप पकड़ने का परंपरागत काम करते हैं। इनका जाति पंचायत मुकद्दम है। ये देखो, जो अलग से होगा, जिनका जाति पंचायत कुछ माझी वाजी जो कॉमन है वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, ऐसा पूछेगा, ऐसा वाला। जैसे कमारों की पंचायत क्या कहलाती है? जो आना है वो उन्हीं में आना है। ठीक है। कोरकू जनजाति, इनका प्राचीनतम या परंपरागत काम है जमीन खोदना। जमीन खोदने वाले क्या कहलाते हैं? कोरकू। क्या कहलाते हैं? जमीन या भूमि खोदने वाला कोरकू कहलाता है। ये अपनी उत्पत्ति स्वयं को हिंदू राजपूतों का वंशज मानते हैं। मेन एक जगह याद रखना, सरगुजा और चारों तरफ घूम जाना। राज कोरकू और पठारिया इनके उपवर्ग हैं। ठीक है। विवाह, कई प्रकार का विवाह है इनमें। ठीक है। एक विवाह विशेष तौर पर याद रखना है आपको, पोटा विवाह, पाटो सॉरी, स्त्री पुनर्विवाह, स्त्री फिर से विवाह करना। देखो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, विधवा हो। ठीक है। पाटो विवाह इनमें ज्यादा ही फेमस है। ठीक है। और इसमें जो सेवा विवाह है उसको क्या बोलते हैं? लमझना। क्या बोलते हैं? लमझना। एक प्रकार का सेवा विवाह है। सेवा विवाह मतलब घर जमाई समझ लो। क्या समझ लो? घर जमाई। तो भैया पैसा नहीं है तभी तो बेचारा वहां टिका है। अगर वो पैसा होता तो वहां क्यों टिका होता? तो ये से पैसा ना होने पर अपने ससुर के पास जाके सेवा देना, यही क्या कहलाता है? लमझना या सेवा विवाह। ठीक है। मृतक संस्कार को ये लोग बोलते हैं सिडोली प्रथा।
मृतक संस्कार को क्या बोलते हैं? मृतकों को दफनाया जाता है और मृतक स्तंभ गड़ाने की भी परंपरा है। ठीक है। कृषि और शिकार पशुपालन इनका प्रमुख काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका नृत्य है। थापटी और ढांढल। थापटी मतलब ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें केवल ताली को पीटा जाएगा और इसके थाप पर ही डांस होगा, इसलिए नाम है थापटी। ठीक है। दूसरा का नाम है ढांढल। दूसरे का नाम क्या है? ढांढल। छत्तीसगढ़िया लोग डंठल बोलते हैं। डंठल क्या बोलते हैं लकड़ी को? तो ये जो आप लोग क्या करते हैं, एक ठोक गरबा, हाँ डांडिया, या डांडिया, ये इनमें डांडिया क्या कहलाता है? ढांढल क्या कहलाता है? ये थापटी। जब ताली पीट पीट के गाना गाए न डांस करेंगे तब थापटी, और डंडा पीट पीट के डांस करेंगे तो ढांढल। इनका लोक नाट्य है खम्ब स्वांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खम्ब स्वांग इनका क्या है? ये लोक नाटक। लोक नाटक खम्ब स्वांग। मेघनाथ त्योहार। मेघनाथ कौन सी जनजाति मनाती है? ठीक है। ये इनका सॉरी, ये नाटक के साथ डांस भी होगा ना। किसके साथ? खम्ब स्वांग। ठीक है। और इनका एक त्योहार है मेघनाथ पर्व। मेघनाथ पर्व। इतनी बातें ये इंपॉर्टेंट जनजाति याद रखना है कोरकू के बारे में। पहला तो ये परंपरागत काम क्या करते हैं? जमीन खोदने का। कहां पर इनका संकेंद्रण है? तो सरगुजा। कहां पर पाया जाता है? तो सरगुजा के पास। दूसरी बातें अब याद रखना है कि ये स्वयं को क्या मानते हैं? हिंदू राजपूतों का वंशज मानते हैं। इनमें एक जो स्त्री पुनर्विवाह होता है इसको क्या बोलते हैं? पाटो। इनमें जो मृतक संस्कार का क्या क्या बोला जाता है? मृतक संस्कार में याद रखना है लकड़ी का क्या गड़ाया जाता है? ठीक है, मृतक स्तंभ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मृतक स्तंभ। कौन सा जनजाति मेघनाथ त्योहार मनाती है? ये क्वेश्चन आ चुका है और आते रहेगा। इनका लोक नाट्य जो डांस कर, ये लोक नाट्य का नाम है खम्ब स्वांग। कौन सा स्वांग? ख्वांगसा। और ये थापटी और ढांडल नृत्य करती है। थापटी और, ठीक, इतना चीज याद रखना है। चंद्रमा और महादेव की पूजा करते हैं। डोंगर देव इनके इष्ट देव हैं। कोल जनजाति, एक ही चीज याद रखना है, ये मुंडा भाषा परिवार का सदस्य है लेकिन कोलेरियन जनजाति में शामिल है। भाषा में आएगा मुंडा, भाषा में क्या आएगा? मुंडा। और इसी के कारण तो कोलेरियन जनजाति नाम पड़ा है। ठीक है, क्या पड़ा है? कोलेरियन। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इनका जो डांस है, अच्छा ये अपना संबंध किससे बताते हैं? सबरी से। ठीक है, कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है इनका एक डांस है। कहाँ दिया है रे? कोल दह का नृत्य करते हैं लोग। ये रहा कोल दह का, यही पूछा है। बहका मैं बहका, दहका मैं, ये कोल दह का डांस है इनका। कोल जनजाति की प्रमुख नृत्य का नाम क्या है? कोल दह का। कोल कहाँ पाया जाता है? सरगुजा संभाग, मेनली कोरिया और एमसीबी। कोरिया और एमसीबी के आसपास। बोली कोली, बोली कोली। ठीक है, बाकी त्योहार व्योहार। गोहिया, इनका पंचायत क्या कहलाता है? गोहिया। और पंचायत का मुखिया गौतिया। गोहिया और गौतिया। भारिया, भारिया जनजाति का युवा गृह घसरबासा। इनका युवा गृह क्या कहलाता है? घसरबासा। ये द्रविड़ियन मूल में आते हैं भारिया जनजाति के लोग। बिलासपुर कोरबा रहना देखो ऊपर हो रहा है, लेकिन भाषा कौन सी है? द्रविड़ियन मूल की भाषा है। इनकी बोली भरनोटी। इनकी बोली भरनोटी। रस्सियों का निर्माण करना, लकड़ी के दरवाजे बनाना इनका प्रमुख कार्य है। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इनका युवा गृह याद रखना। क्या है? घसर भाषा। घसर भाषा इनका क्या है? प्रमुख युवा गृह। चलिए आ जाइए मिसलेनियस पे। सामान्य तौर पर जामुन का पेड़ देखे हो, जिसे जामुन खाते हो, जामुन की छाल एवं फल को आदिवासी जब पेट दर्द देता है, ठीक है, तब इसका इलाज किससे करते हैं? जामुन के छाल से और उसके फल को खाकर।
ठीक है, इलाज हेतु इसका प्रयोग करते हैं। तो विशेष तौर पर जनजाति पेट दर्द का इलाज किस पेड़ की छाल से या उसके फल से प्राप्त करता है? तो जामुन का पेड़। काय का पेड़? ठीक। एक प्रथा है, प्रथा का नाम देखिए, बेठिया प्रथा। कारिता पर आधारित प्रथा है जिसका प्रचलन बस्तर क्षेत्र में होता है। इस प्रथा में किसी कार्य को संपन्न करने में गांव के संपूर्ण लोगों की सहभागिता होती है, इसीलिए इसको सहकारिता बोलते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसको करने में पूरे गांव का क्या रहे, योगदान रहे, तब वो क्या कहलाएगा? बेठिया प्रथा। इसीलिए इसका नाम क्या बोल रहा है? सहकारिता। क्यों? क्योंकि ये किसी कार्य को संपन्न करने में जब एक गांव या संपूर्ण लोगों का हाथ रहे तो वो सहकारी हो गया। सरकार का ही काम है ना हर आदमियों को क्या कैसा रखना, एक समान देखना। तो ये क्या, इसीलिए इसको क्या, प्रथा का नाम बेटिया। तो होगा क्या, किसी भी फैसले का या किसी भी बात पर पूरे के पूरे गांव एक साथ मिलकर अगर उसके लिए क्या करें, इकट्ठा होकर सहभागिता या अपना अपना सहभागिता दें, तब वो क्या कहलाएगा? बेठिया प्रथा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं करके यहां पर है ना। टोटम आपको तो बड़ा बता ही चुका हूं, टोटम या गणचिन्ह, टोटम या गणचिन्ह। चाहे ये टोटम कोई पशु हो सकता है, चाहे कोई पेड़ हो सकता है, चाहे कुछ पौधा हो सकता है, चाहे प्राकृतिक पदार्थ हो, अरे नदी पहाड़ कुछ भी हो सकता है। हर एक जनजाति का एक क्या होता है? टोटम। क्या होता है? अब देखो, पूछेगा ये टोटम, नहीं देगा तो देगा गढ़ चिन्ह, नहीं देगा तो क्या बोलेगा? गढ़ चिन्ह। ठीक है, इसे ये लोग अपना क्या मान लेते हैं? गोत्र से सदस्य। अरे हर एक जनजाति का अपना अपना एक गोत्र होगा, हर गोत्र का एक क्या होगा? टोटम या गढ़ चिन्ह, टोटम या गढ़ चिन्ह होगा। ठीक है, ये पशु अथवा वस्तुओं के प्रति विशिष्ट जो भी उसका अगर गढ़ चिन्ह निकल गया, ठीक है, जो भी इनका गढ़ चिन्ह निकल गया, जैसे मान लीजिए एक पेड़, पीपल का पेड़, किसी जनजाति का क्या निकल गया? टोटम या गढ़ चिन्ह। तो उस पेड़ को, पीपल के पेड़ को भगवान की तरह पूजेंगे। आप भले उसका नुकसान कर सकते हो लेकिन वो उसका कभी भी नुकसान होने नहीं देंगे। उनके लिए कैसा? वो भगवान के समान। तो ये कहलाता है टोटम या गढ़ चिन्ह, टोटम या गढ़ चिन्ह। ठीक है, इसी को मानव शास्त्री टोटम भी कहा जाता है। 17 तो उधर मानव शास्त्रियों का लिस्ट दिया था आपको मैं। अरे उनके पूरे गोदना वोदना सब था उसमें शामिल। हाँ, मेला मड़ई सब 17 ठो लिस्ट दिया था, उसमें शामिल ये भी है। ठीक है, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार टोटमवाद प्रथाओं और विश्वासों का वह समूह है। टोटमवाद, ये जो टोटम है इसी को क्या बोल रहा है? टोटमवाद। प्रथा और विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज तथा पशुओं और पौधों एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को जो कि सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है, इनके बीच में संबंधों की एक विशिष्ट व्यवस्था स्थापित होती है। अगर मेंस लिख रहे हो और ऐसा अगर किसी का टोटम, इस पर लिखना है, इस पर लिखना है, किस पर लिखना है? टोटमवाद पर। आप लिख रहे हो, कुछ नोट्स लिख रहे हो, कुछ भी पूछ दिया टोटमवाद क्या है, तो अपन लिखना चालू किए। अगर लिखते लिखते ऐसे ऐसा कोई कोटेट कर दिया, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार टोटमवाद प्रथाओं और विश्वासों का वह समूह है जिसके द्वारा समाज में पशु पौधों एवं प्रकृति को क्या किया जाता है? वस्तुओं को जो कि सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या, कहां पर महत्वपूर्ण है? सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है। इनके बीच संबंधों की एक विशेष व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो ये एक नंबर नहीं काट सकता आपका। समझ में आ रहा है? अगर ये आ गया तो टोटमवाद का अध्ययन, प्री टोटमवाद का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? रेड क्लिफ ब्राउन, फलाना ब्राउन, ये वो, वेरियर एल्विन, कई प्रकार का क्वेश्चन आना है। ये हो गया प्री, बस यही अंतर है। ठीक, चले टैबू, इसी को टैबूवाद के नाम से भी जाना जाता है, टैबू। और मैं कल आप एक बात बताया था, बोंगावाद। क्या बताया था? बोंगावाद नहीं मिलेगा तो आपको टैबू मिलेगा, एक ही चीज है। टैबू या ये कोई विषय, शब्द या क्रिया, ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है या क्रिया,
जिसे धार्मिक या सामाजिक कारणों से टाला जाता है। रहन दे भाई, नहीं करन, भगवान देखा थे। जिन्हें ये मैं बताया था ना, इसका सेंस कैसा निकलता है, नकारात्मक। ये टाल रहा मतलब क्या है, नका वस्तुतः यह सामाजिक प्रथा के द्वारा एक सुरक्षात्मक उपाय है में लगाया जाता, ये एक निषेध है। लगाया गया क्या है, किसके कारणों से लगाया गया, सुरक्षात्मक उपाय के कारण लगाया गया क्या है, निषेध है। इसके बारे में यह मान्यता होती है कि इन्हें करना व्यक्ति को अलौकिक दंड का पात्र बनाता है। अगर ऐसा करोगे तो आप क्या होगे, भगवान आपको क्या देगा, दंड देगा। क्या आपको दंड देगा। इस तरह की रोक, मेनली क्या है, इसमें रोकना है, इसमें क्या करना है, रोकना है। रोक हर समुदाय में उपस्थित होता है, जिसे टैबू या बोंगावाद कहते हैं। एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास करना, किस शक्ति पर विश्वास करना, अदृश्य शक्ति पर, और वो आपको रोकेगा ये मत कर, ठीक है। जैसे होम देना है, होम देते समय गुड़ और घी वी का जो करना है, अब घी नहीं है तो भैया पानी वानी डाल रहा है कोई कोई कुछ, ये नहीं भैया, जो ये रोकेगा आपको, मत कर ऐसा। क्यों, आपको कौन देख रहा है, भगवान, जो आपको क्या देगा, एक कष्ट देगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या करेगा, दंड देगा आपको, क्या करेगा, दंड देगा। पूजा पाठ कोई कर रहा है तो ऊपर से उसके ऊपर कुछ फेंक रहा है, मार रहा है, महिलाओं का साथ जो अपना पूजा पाठ कर रही वहां आप जाके विघ्न डाल रहे हो, तो ये नहीं करना है। यही कहलाता है टैबू या टोटा या बोंगावाद, या बोंगावाद। आपको क्या नहीं करना है बताएगा, ये निषेधात्मक रहेगा। आपको भी बोलते हैं घर वाले, ये मत कर, ये पूजा पाठ होते रहता है घर में, आप कुछ भी करते रहते हो, तो घर वाले आपको टोकते हैं, ऐसा ना करें, ऐसा करो, ऐसा ना कर, रोकते हैं। जो निषेध हो रहा है, नहीं बोल रहे हो आपको, जो नहीं करने बोल रहा है। पहले तू पहले बोला मैं सत्यनारायण का कथा करवा रहा हूँ, सीधा सत्यनारायण को बैठा, पहले गौरी गणेश बैठेगा। अब तू बोल रहा नहीं, भगवान पहले बैठ, ये नहीं बोलेगा, अगला क्या बोलेगा, नहीं करना है। तो ये जो रोका जा रहा है आपको, ये क्या है, बस। और अपन क्या बोलते हैं इसी को, बोंगावाद। क्या बोलते हैं इसी को, बोंगावाद। चलिए, एक फेस खत्म हुआ। इतनी जनजातियों के बारे में थोड़ा 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 जानना था। जाके देखोगे तो 42 से ज्यादा निकल जाएगा। ये तीसरा दिन था, ठीक है। कौन सा दिन था, तीसरा। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाएं, आर्ट एंड कल्चर, इसमें दोनों आएगा। छत्तीसगढ़ का जो आर्ट कल्चर है वो भी आएगा, आदिवासियों का मिक्स रहेगा इसमें सब चीज, ठीक है। अरे भैया, अभी जनजाति खत्म हुई नहीं है, अभी अधिकतर चीज तो जनजातियों के बारे में पढ़, 20 दिन चलेगा क्लास, ठीक है। लेकिन ऐसा 2-2 घंटा पढ़ाऊंगा तो 10 दिन चलेगा क्लास, खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में, ठीक है। हाँ, लोक, कौन जानता है इसका मतलब बताओ। मान लीजिए लोक गाथा पूछ दिया क्या होता है, तो क्या बोलोगे, कोई भी। ये आपको तो पहला बात लिखित में मिलेगा नहीं, किसमें नहीं मिलेगा, लिखित में नहीं मिलेगा। लोगों के बातों में, बोलचाल में ये आज भी विद्यमान है। ये आज भी कहां पर विद्यमान है, बोलचाल में, ठीक है। पुस्तक पुस्तक में आपको लिखा विखा नहीं मिलना है, ठीक है। जैसे आपको पंडवानी के बारे में लिखा मिल जाएगा, लेकिन पंडवानी का एक एक चीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चलो पंडवानी बहुत फेमस है मान लीजिए। अब इसके बाद ये बांस गीत, बांस गीत में एक सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। ये तो चलो थोड़ा और, लोरी चंदा गायब, जानकारी उसके पास नहीं, राजा भरतरिक का नहीं, जानकारी उनके पास ही नहीं है। ढोला मारू जानकारी नहीं है, फूल कवर गाता था, है ही नहीं, फूल बासन की गाता है ही नहीं। ये देखो, तो आज भी ये देखो, एक ठोक तुम लोग को जैसे बता रहा हूँ, देखो एक ठोक तुम लोग खुद ही जान जाओगे देख के। आल्हा, आल्हा और उदल, आल्हा उदल मैं आपको पहले बताया था, याद आ गया। ये दोनों सेनापति थे, चंदेल बुंदेलखंड, याद आ गया। बुंदेलखंड के दो सेनापति आल्हा और उदल, ठीक। तो उनके
ये परमार वंश का शासक याद आ गया, उसके क्या थे, सेनापति, परमार वंश के शासक के। तो आज भी जब जाओगे बुंदेलखंड, कहा जाओगे, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी बुंदेलखंड में जाओगे तो वहां के लोग आज भी ये इनके वीर गाथाओं को गाते रहते हैं। अब ये भैया मैं बता रहा हूं आपको, गांव वाँव में कोई नाचा गम्मत अम्मत होता है ना, वहीं सुनने मिलेगा, बाकी ये कल्चर खत्म हो गया है। ठीक है, इनको लेकिन जिंदा रखे हैं कोई लोग, तुम लोग जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हो उन्हीं लोग इसको अभी जिंदा रखे हो। आम आदमी से जाके पूछ देना, उसको कुछ नहीं मालूम, कौन राजा भरथरी, कौन रानी पिंगला, एबीसीडी नहीं जानता। उसको अभी एक ही चीज पता है, क्या चल रहा है अभी, बादशाह, नोरा, इन्हीं लोग, ये ये कल्चर चल रहा है। किसी को बोलना तो जा तो बेटा भरथरी सुन ले, और मैं सुनाऊंगा कि दिल खुश रहेगा भरथरी। समझ में आ रहा है? अरे सब सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी अब तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है तू। लोक गाथा, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की लोक गाथा कौन सी है, पंडवानी। लोक, लोगों की गाथाओं में आज भी जिंदा, इसको बोलते हैं लोक गाथा। क्या बोलते हैं, लोक गाथा। और पंडवानी छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने वाला, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लोक गाथा है तो पंडवानी है। ठीक है, पंडवानी देखो, लोक संगीत भी है, लोक नाट्य, दोनों रूपों में जाना जाता है। अच्छा, ये पांडवानी का सब्जेक्ट महाभारत, पांडवानी का सब्जेक्ट महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। किस पर आधारित है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का पांडवानी है, सबल सिंह चौहान के दोहे और चौपाई पर लिखा जाता है। सबल सिंह चौहान, यही क्वेश्चन याद रखना। जो छत्तीसगढ़ की पांडवानी है, सबल सिंह के चौहान के दोहा और चौपाई में लिखा गया महाभारत की कथा को ही क्या करते हैं अपन, इसके तहत गाथाओं के रूप में गाया जाता है। महाभारत में पांडवों की वीर गाथा को लेकर के, केवल वीर गाथा को लेकर के, जिसमें जिसमें झगड़ा हुआ वहीं तो वीर गाथा दिखेगा ना, कहीं पर कुछ हो रहा है वो उनको लेकर के सबल सिंह चौहान क्या लिखा, दोहा और चौपाई। दोहा और, कौन माइका लाल इसमें अंतर बताएगा दोहा और चौपाई में, पता ही नहीं तुम लोगों को। ठीक, वेरी गुड। इसका मुख्य नायक याद रखना है भीम है। इसका मुख्य नायक कौन है, भीम है। पढ़ाने के बाद पूरा इसको दिखाऊंगा, याद मेरे को याद दिलाना कौन कौन सा है। ठीक है, पढ़ाने के बाद दिखाऊंगा। ठीक, इसका मुख्य नायक कौन है और नायिका कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आदमी मारता है अर्जुन और द्रौपदी, क्यों, क्योंकि लगता क्या है, महाभारत का हीरो कौन है, अर्जुन रियल में है। लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से कौन हीरो है, अरे हाँ भैया, जब हम मारी से भैया जब पैर से मारा तो पूरा क्या बन गया था, सुरंग बन गया था, याद आया, खल्लारी। ये पूरा याद रखना ऐसे। हमारा मेन हीरो कौन है, भीम। पंडवानी का हीरो कौन है, ये मुख्य। देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको देखना। एक मुख्य गायक होगा, मेन जो सामने गा रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, हाँ भैया, हुकारू भरने वाला, क्या बोलते हैं इसको, कई जगह यही मिले, देखो हुकारू भरने वाला, इसी को बोल देते रागी, क्या बोलते हैं। और अन्य वाद्य कलाकार, अलग अलग वाद्य यंत्र को बजाने वाले, अलग अलग वाद्य यंत्र को बजाने वाले। ठीक है, मुख्य गायक अपने हाथ में तंबूरा रखे रहेगा, इसी को एक तारा बोलते हैं। एक तारा बोलो चाहे तंबूरा बोलो। ठीक है, यारे वीणा टाइप का ही वो दिख रहा है ना, वैसा ही दिखते रहेगा, लेकिन वैसा नहीं रहता। ठीक है, बस हाथ में ऐसे करके उसका तार रहेगा, बजाते रहेंगे। ठीक है, नाम क्या है उसका, तंबूरा। स्वयं क्या पकड़े रहेगा, तंबूरा, और करताल बजाते रहता है। करताल का मतलब फंसाने का रहता है, हाथ में ऐसे फंसाएंगे। ठीक है, नहीं, करताल का चिमकी, हाँ करताल वही है जो इसको बजाते रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, वही है करताल। तबला, ढोलक, हारमोनियम सब दिखाऊंगा। मंजीरा, कौन जानता मंजीरा क्या है,
बस वही क्या है, मंजीरा, वेरी गुड। लेकिन कौन सी जनजाति प्रजा, प्रधान और देवार जाति के लोग पंडवानी गायन करते हैं? प्रजा, प्रधान और एक देवार, मेन तो यही आएगा। और ठीक है, कौन सा जनजाति? देवार। ठीक है, दो शैलियां प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, एक है वेदमती, दूसरा कपालिक। प्राण छूट जाता है कभी वेदमती और कभी कपालिक। पहले आपको समझा देता हूं, वेदमती या वेद संवत जो बैठ कर गाया जाता है, जिसको कैसे किया जाता है, वो वेदमती हो गया। जिसको खड़े खड़े गाया जाता है वो क्या हो गया? बस इतना ही समझना है। अब तीजन बाई को कोई देखा है बैठ के गाती, खड़े खड़े, खड़े खड़े, तो किस में जाएगी? खत्म बात। ठीक है, चलिए, वेदमती शैली, इसमें विरासन में बैठकर सबल सिंह चौहान के दोहे चौपाइयों को शास्त्र सम्मत गायकी की जाती है। खत्म हो गया। वेदमती शैली के प्रमुख गायक देखो, झाड़ू राम देवांगन, झाड़ू राम, इसे ही छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायकों का क्या बोला जाता है? पिता, झाड़ू राम। दूसरा पुनाराम निषाद, पुनाराम, नाम याद रखना है, झाड़ू राम, पूनाराम, ऋतु, ऋतु, रेवाराम, पंचूराम, लक्ष्मीबाई। कौन? चार नाम नहीं भूलना, झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा और लक्ष्मीबाई। हो गया याद? चार। इसके बाद कपालिक, जिसको खड़े होकर के गाया जाता है उसे बोला जाता है, और अभिनय करते रहेगा वो मंच पे। साथ में खड़े, भाई खड़ा क्यों है? साथ में क्या करते रहेगा? अभिनय भी करते रहेगा, गाते गाते क्या करते रहेगा? अभिनय। इसको बोला जाता है कपालिक। कपालिक शैली में सबसे इंपॉर्टेंट नाम शांतिबाई चेलिक, शांतिबाई चेलिक और उषा बारले। अभी क्या मिला उषा बारले को? पद्मश्री। यही उषा बारले, उषा बारले को क्या मिला है? मिला उषा बारले को है, पूछेगा पंडवानी, उसके चक्कर में पूछेगा क्या? पंडवानी। उषा बारले को अभी क्या मिला? पद्मश्री। किसके लिए? पंडवानी के लिए। किसके लिए? चलिए, झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के क्या बोला जाता है? पितामह। झाड़ू राम देवांगन को क्या बोला जाता है? पंडवानी का पितामह। तीजन बाई ने पंडवानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति तीनों मिल चुका है, इसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म। 2019, 2003, 1983, 87, अरे 87, क्या है? 87, 1987, 2003, 2019, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और अभी इन किसको मिला? उषा बाई बारले को क्या मिला? पद्मश्री। सब किसके कलाकार हैं? पंडवानी के। किसके कलाकार हैं? अपालिक का, सब पंडवानी कलाकार। कोई कपालिक है तो कोई क्या है? वेदमती। कोई कपालिक है तो कोई कपालिक। और वेदमती में अंतर यही है, वेदमती को बैठ के गाया जाता है, कपालिक को खड़े खड़े। ठीक है, को तीजन बाई किसकी है? कपालिक। किसकी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लोक गाथा है पांडवानी। लोक गाथाओं का एक ही मतलब समझना है आपको, लोक गाथा आज जो लोगों के पुराने अंचल के लोग हैं उनके द्वारा जो आज भी बोलचाल में गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? लोक गाथा। ठीक है, चलिए, बास गीत, कौन सा गीत? राउत जाति। ठीक है, बास, कौन सा गीत? राउत जाति का नाम, राउत जाति। राउत मतलब समझते हो? यादव। राउत मतलब, राउत जाति का ये प्रमुख गीत है। ये एक करुणा गीत है, करुणा गाथा गीत। करुणा गाथा गीत मतलब सैड, थोड़ा सा। करुणा गाथा मतलब सैडी। कैसा? सैडी, मतलब जिसमें दुख हो, क्या हो जिसमें, तब वो उसके साथ लगेगा करुणा। ठीक है, करुण गाथा। ये मूलतः एक गाथा गायन है। बांस गीत कथाओं में शीत बसंत, एक गीत ये हुआ। राजा मोर ध्वज, राजा और कर्ण, कर्ण कथा। देखो सबका कहीं ना कहीं पर गाने में अंत थोड़ा सा क्या होगा? करुण में होगा। ठीक है, थोड़ा सा सैड ही होगा।
चाहे सीध बतंत हो, चाहे राजा मोरध्वज हो, चाहे कर्ण की गाथा हो। इसमें गायक, एक गायक होगा, ये रागी होगा, वही जो पीछे से क्या देगा, राग देगा, और एक क्या होता है, वादक होता है। इसमें सब वाद्य यंत्र भूल जाना, 1 मीटर का ऐसा बांसुरी होता है। इस बांसुरी को बड़ा जबरदस्त सजाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र मतलब इसका वाद्य यंत्र क्या हुआ, बांसुरी। नाम इसीलिए इसका बांस गीत है, नाम क्या इसका। और बांसुरी किसका बनता है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, बांस गीत। क्या बोला जाता है, 1 मीटर लंबा क्या होगा आपके पास, बांसुरी होगा। इसमें मोटे बांस की लगभग 1 मीटर लंबी सजे धजे बांस से बना एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसके कारण इसे बांस गीत कहा जाता है। अपना ये देख दुर्ग के पास बासिन, कहां पर बता रहा हूं, जैसे तुम ये पार करोगे, छावनी पार हुआ, थोड़ा आगे जाओगे, नवातरिया के पास बासिन, कौन सा, बासिन का केजूराम यादव। बासिन का केजूराम यादव जो प्रसिद्ध बांस गीत के प्रमुख कलाकार थे, किस गांव से थे, बासिन गांव। कौन सा गांव, जबकि लोरिक चंदा पूछा था बेटा रीवा गांव। तो अब एक एक जगह जानना है जो जान सकते हो। ठीक है, केजूराम यादव, खैरागढ़ का नकुल यादव, खैरागढ़ का, ये भी बांस गीत के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ गायक छत्तीसगढ़ से, केजूराम यादव, नकुल यादव, दोनों यादव है, दोनों क्या है, यादव है। बांस गीत केजूराम यादव और यादव मतलब राउत, इसीलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बांस गीत। कौन से जनजाति के द्वारा, राउत जन। बांस गीत नाम पड़ने का कारण, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र बांस होता है। और भी वाद्य यंत्र होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बांस। ठीक है, लोरिक चंदा, या तो ये नाम मिलेगा लोरिक चंदा या चंदैनी गाथा। ध्यान से सुनो, लोरिक चंदा ये भी क्या है, एक गाथा है, ये भी क्या है, एक, या चंदैनी गाथा, या चंदैनी गाथा। ठीक है, लोरिक और चंदा ये प्रेम गाथा पर आधारित है, इज ए लव सॉन्ग। ठीक है, इसका प्रमुख ये वाद्य यंत्र होता है टिमकी। अब कौन देखा टिमकी, हाथ उठाओ। अरे टिमकी मतलब नंगाड़ा, देखे हो नंगाड़ा, अब उसको आधा, ये छोटा सा रहेगा ऐसा, तासा, तुम लोग तासा देखे हो तासा ना, ऐसा इतना ही बड़ा रहेगा टिमकी। ठीक है, नंगाड़ा को आधा कर दो, नंगाड़ा को क्या कर दो, अरे तासा अलग हो गया, मैं बोल रहा हूँ टिमकी, तो नंगाड़ा का छोटा रूप क्या कहलाता है, एक साइड से पकड़ने के बने रहेगा बस, टिमकी। ठीक, और ढोलक तो जानते ही हो, दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, बीच में टाइट करने के लिए नट बोल्ट रहता है, देखे हो आजकल, ये वो है ढोलक। वाह उस्ताद वाह, वाह उस्ताद, अल्लाह राखा। नाम और कौन कौन है प्रमुख तबला वादक, जाकिर हुसैन है, तेरे को ही बजाऊंगा मैं, तबला वादक। प्रमुख कलाकार चिंता दास, तू भी चिंता में रह। प्रमुख कलाकार चिंता दास। देखो लोरिक चंदा बोलो चाहे चंदैनी गाथा, चंदैनी गाथा, लोरिक चंदा भी क्या एक गाथा है। इसमें लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा को दर्शाया गया है। वाद्य यंत्र टिमकी और ढोलक, वाद्य यंत्र टिमकी और ढोलक। प्रमुख कलाकार चिंता दास, प्रमुख कलाकार एक कई नाम याद रखना, चिंता दास। सब सुनाऊंगा भी एक एक करके। स्थानीय मान्यता के अनुसार रायपुर जिले का आरंग, मंदिरों की नगरी, आरंग के समीप में एक गांव है रीवा, मैप में भी पढ़ाया हूं। आरंग के पास गांव रीवा के पास लोरिकगढ़ है, जगह का नाम क्या है, लोरी, जिसके पास एक टीला है। यह लोरिक चंदा का मिलन स्थल था। प्रेमी युगल है, मिलेंगे कहीं कहीं, टीला, टीला के पीछे। ठीक है टीला के पीछे, अरे सामने दुनिया देख रही है। तो लोरिक चंदा कहाँ मिला करते थे, एक टीला के पास। ठीक है, लोरिकगढ़ नाम क्या था उसका, लोरिक चंदा का मिलन स्थल था। ये रहा लोरिक चंदा। आपको जगह नहीं भूलना है, रीवा, जगह नहीं भूलना है, कौन सा, आरंग के पास। चलिए भरथरी,
देखो, एक थी रानी पिंगला और एक था राजा भरतरी। राजा भरतरी बोल रहा शिकार करेल जाहूं, मोर घोड़ल दे, मोर शस्त्र मल। ये रोक रही है, मत जा राजा, मत जा राजा। तो बोलता है मेरे घर के सामने में बिरहा, बिरहा मतलब देखो तुलसी का पेड़ जग रहा है, बिरहा, बिरहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अगर ये तुलसी का, तो बोल रहे हैं उधर का जो शेर वेर है बहुत खतरनाक है, जंगल मत जा। भरथरी रोक रही है गा गा के, किसको? सॉरी, रानी पिंगला रोक रही, किसको? मत जा राजा, मत जा। तो ये बोल रहा है मेरा घोड़ा ला, मेरे शस्त्रों को दे। और जाते ये भी गाना गा रहा है, ये तुलसी का पेड़ है, अगर ये हरा रहेगा मतलब मैं जिंदा हूं, और ये सूखना चालू हो गया तो मैं मर जाऊं। तो रानी पिंगला और राजा भरथरी के करुण गाथा पर, वियोग पर, किस पर? वियोग पर यह गाना लिखा गया है, नाम है भरथरी गीत। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट गायक याद रखना है, स्वर्गीय सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे, हम बोलते हैं सूरजबाई खांडे, ठीक है, सूरजबाई। ये इनका डेथ हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या गाते हैं? सारंगी और एक तारा। सारंगी किसको बोलते हैं? इसी टाइप का रहेगा, बहुत सारा उसमें वो निकले रहेगा, और दिखाऊंगा, भी सब दिखाऊंगा। सारंगी, एक तारा मतलब वही करताल, अरे वो जो एक हाथ में पकड़ के बजा रही है, ठीक है, तंबूरा। एक तारा मतलब क्या होता है? तंबूरा। इस गाथा पर नाथ पंथियों का विशेष प्रभाव है, किसका? नाथ पंथियों का। ढोला मारू, ढोला और मारू, ढोला और मारू, ठीक है। मूलतः राजस्थानी लोक गाथा है, मूलतः, ठीक है। ये थोड़ा सा चमत्कार चमत्कार से भरा हुआ है। इसमें ढोला और मारू के प्रेम गाथा को चमत्कारिक और रहस्य के साथ लोक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कुछ दैवी शक्ति आ जाता है इनके पास, तो उसको क्या, इसमें जादू का खेल दिखाया जाता है। मेनली क्या दिखाया जाता है? जादू का खेल। इसलिए क्या बोल रहा है? चमत्कार एवं रहस्यों के साथ इस शैली को प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या करता है? जादू से किसी को तोता बना देगा, किसी को कुछ बना देगा, ठीक है। तो ढोला और मारू, मेन ये कहानी क्या था? एक पत्थर था, मिट्टी का पत्थर, जिसको बोले मारू माने पत्थर, ठीक है। और एक हुआ ढोला, ढोला मतलब पत्ता, पत्ता पत्ता पत्ता। तो ये दोनों की दोस्ती हो गई, ढोला और मारू की, ठीक है। ढोला और मारू, मारू मतलब, हाँ, ढोला और मारू की दोस्ती हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे का मदद करते थे। जब गर्मी के दिनों में हवा चले तो ये पत्ता के ऊपर में कौन आ जाए? मारू आ जाए, ठीक है, ताकि ये उड़ाए उड़ाए मत। जब बरसात का दिन आए तो ये पत्ता इसको ढक ले, पानी इसके ऊपर मत गिरे और ये घुले मत। तो ये इनके, लेकिन एक 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 बार ऐसा होता है, पानी भी आता है और हवा भी आता है, पानी भी आया और हवा, दोनों का। यही प्रणय गाथा, यही जो गाथा है, ये राजस्थानी भाषा, राजस्थानी से प्रेरित है, याद रखना है। ढोला और मारू की प्रेम कथा को, किसको? प्रेम कथा को। अब ये दोनों एक दूसरे, जब वो मदद करे 1 साल 2 साल, ठीक है, एक बार क्या हुआ, दोनों एक साथ, ठीक है। पानी पानी गिरा, ये घुल गया, हवा आया, पत्ता बोहा गया, उड़ गया, ठीक है। इसकी भी प्रमुख कलाकार कौन है? सूरजबाई खांडे या सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुमार। जगन्नाथ, ये दोनों नहीं भूलना है बेटा। कौन कौन सा? राजा भरथरी, भरथरी और ढोला मारू, दोनों की प्रमुख कलाकार कौन है? सूरजबाई खांडे। डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन, सूरजबाई खांडे। लोरी चंदा, चिंता दास कौन है? बांस के प्रमुख कलाकार। कुछ भी, एक जन बोला था हाथ साहब बैल टाइप का, नकुल यादव और केजूराम यादव। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब झूठ बोलते हो। केजूराम यादव, काजू काजू, केजूराम और नकुल। नाम याद करते चलो, क्या पेपर बाद याद होगा? फुल कुंवर, फुल कुंवर की गाथा।
ये इसके पिताजी का नाम था राजा जगत। राजा जगत। राजा जगत को बोले तेरा तेरा राजवंश मेरे को चाहिए। कौन बोल रहे हैं? मुगल। कौन बोल रहे हैं? मुगल। देखो नाम है फूल कुंवर। नाम क्या है? फूल कुंवर रानी का नाम था। इसके पिताजी का नाम था राजा जगत। राजा राजा जगत को मुगल बोल रहे हैं आपको आपका राजवंश मुगलों के अधीन रखना पड़ेगा। तो राजा जगत रेडी हो गया, लेकिन उसकी बेटी क्या बोली? फूल कुंवर ना, मैं लड़ेगी। कौन लड़ेगी? मैं लड़ेगी। और ये फूल कुंवर ने मुगलों के साथ संघर्ष किया और फूल कुंवर जीत गई। फूल कुंवर जीत गई। इसी में इसके पराक्रम और वीरता का वर्णन है फूल कुंवर की गाथा में। मुगलों के साथ पिताजी का नाम याद रखना बस, राजा। इसमें उसके नारी कर्तव्य की भावना और शौर्य का वर्णन है। ठीक है, बस। गाथा का नाम फूलबासन की गाथा। एक फूल था जिसका नाम था फूलबासन। फूल कुंवर देख लो, यही मत फंस जाना। फूल कुंवर और फूलबासन। ठीक है, फूल कुंवर और, हाँ, फूल कुंवर वीरता वाला है। अब फूलबासन देखो, एक फूल। सीता माता रात में सपना देखी, ठीक है, कि वो पसहर चावल खा रही है और साथ में उसको जहां खा रही है पतरी के बाजू में एक फूल देख ली। वो सपने में देखी। फूल का नाम था फूलबासन। फूल का क्या नाम था? फूलबासन का फूल देख ली सपने में। सवेरे उठ के लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण, मैं रात को सपने में फूलबासन का फूल देखी हूँ, मेरे लिए क्या तुम उसको ला सकते हो? लक्ष्मण बोला, ठीक है, ला देता हूँ। अब लक्ष्मण कई दिनों से जंगल भटक रहा है, फूलबासन का फूल खोज रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ले दे के फूलबासन एक गुफा में घुसा तो ऋषि तपस्या कर रहा था। बाद में ऋषि के दाढ़ी के जाल में वो फंस गया। ये पूरा गुफा भर में उसी का दाढ़ी का बाल फैला हुआ था और लक्ष्मण फंस गया। लक्ष्मण ले दे के अपने आप को छुड़वाया, ऋषि का सेवा किया। ऋषि का सेवा किया। 5-6 दिन बाद ऋषि अपने तपस्या से उठा। ये मैं नहीं बोल रहा, लोक गाथा है, घर से नहीं लाया स्टोरी को। हाँ, घर से स्टोरी नहीं लाया। ठीक है ना भैया? हाँ। तो ये लक्ष्मण से खुश हो गए, बोले बोल क्या मांगता है वत्स? बोले मेरे को फूलबासन चाहिए। तो बोले फूलबासन तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि ये समीप के राजा की 7वीं बेटी का नाम क्या है? फूलबासन। 7 राजकुमारियां पड़ोसी राज्य में, उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? फूलबासन। मैं कैसे दूं? तो बोले कुछ नहीं करना है तेरे को। जब ये प्रतिदिन शाम को नहाने जाते हैं तालाब, और 6 के 6 तालाब किनारे नहाते हैं, और फूलबासन बीच में जाके फूल बन जाती है। बीच में जाके क्या बन जाती है? फूल। और ये सवेरे सवेरे फिर क्या बनती है? नारी बनती है, और फिर सब वापस आते हैं। इसी बीच आप जाना और इनके वस्त्रों को मेरे पास ले आओ। ये 7 के वस्त्र को लेके आ जाता है। किसी तरह ये भी 7 पहुंचे वहां पर, हमारा वस्त्र दे दीजिए, जाना है। ठीक है। बोले एक शर्त पर वस्त्र वापस होगा, जब आपकी छोटी बहन यहाँ रहेगी। कौन? फूलबासन। लेकिन ये 6 के 6 मान गए। अब फूलबासन को दे दिए किसको? ऋषि को। ऋषि दे दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण उसका हाथ पकड़ के कहा ले आए? सीता माता। ये रही फूलबासन। बोले मैं तो फूल देखी थी एकदम सुंदर। मैं बोला चलो दिखाता हूँ। लक्ष्मण ले गया तालाब किनारे। अब ये दोनों तालाब किनारे खड़े हो गए। फूलबासन बीच तालाब में गई और क्या बन गई? सीता माता प्रसन्न। ये है फूल फूल बासन। कौन सा गाथा? चलो ये क्या लिखता है देखे तो। सीता द्वारा लक्ष्मण के फूल बासन नामक फूल को लाने का अनुरोध पर आधारित लक्ष्मण अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए फूल लेकर लौटते हैं। लक्ष्मण को योगी के रूप में बताया गया। चलो खत्म। ठीक है, इनके हिसाब से खत्म। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो खत्म। कल्याण साय की गाथा। किसका गाथा? कल्याण साय। आज ये देखो नाम सुने हो, कल्याण साय। लक्ष्मण साय, कल्याण साय, कलचुरी वंश का राजा बहारेंद्र साय, नाम सुने हो? यस। तो रतनपुर के कलचुरी शासक कल्याण साय की गाथा है, जिसको आज भी किस नाम से जाना जाता है? गोपल्ला गीत। किस नाम से जानते हैं? गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? कलचुरी वंश से। किससे है?
हमारा एक छत्तीसगढ़ का शासक हमारा एक छत्तीसगढ़ के तरफ से ये जो नाम क्या इसका, इसको उठा के ले जाता है जहांगीर। कौन उठा के ले जाता है? जहांगीर। और ये जो गोपाल वीर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाएगा इसको छुड़ाने के लिए। इसको जाएगा छुड़वाने कल्याण साय को। कल्याण साय को छुड़वा, वहां पर बहादुरी बहादुरी का नमूना पेश करेगा और जहांगीर खुश हो जाएगा, कल्याण साय को छोड़ देगा। ये आज किन गीतों में शामिल है? तो गोपल्ला, वीर गोपाल, ठीक है, इसीलिए नाम है इसका गोपल्ला। ठीक है, वो जो छुड़ाने गया था उसका नाम क्या था? वीर गोपाल, इसलिए इस गीत का नाम क्या पड़ा? कलचुरी वंश से संबंधित है। शौर्य का वर्णन है। ये देखो, गोपाल राय, गोपाल राय के शौर्य का वर्णन है, गोपाल राय के। बस तुम्हारे लिए इतना ही है। गोपल्ला गीत कौन सा गीत? इधर गाथा में क्या होगा? कल्याण साय की, कल्याण साय की गाथा, अहिमन रानी की गाथा, अहिमन रानी। अहिमन रानी को एक दिन मन हुआ कि तालाब में नहा लूं। सास से पूछी, सास मना कर दी, नहीं जाना है, बात खत्म। उसके बाद भी रानी थी, नाम क्या था? अहिमन रानी। नाम क्या था? अपनी सहेलियों को पकड़ी, 14 सहेलियों को, और तालाब में नहाने चल दी। ठीक है, तालाब में नहाने चल दी तो भैया दो चार ठो गहना तो होगा नहीं, अपने गहनों को उसने किसमें डाल दिया? करसी, समझते हो करसी? मटका, मटका में भर दी। ठीक है, उस मटके को एक व्यापारी का भेष बनाकर इसी का भाई चुरा लिया। ठीक है, और मटके के वापस करने के परिप्रेक्ष्य में इसके साथ ये खेला पासा। जो पासा में जीत जाएगा, ये मटका उसका हो जाएगा। ये पासा खेल रहे हैं भाई बहन, वो व्यापारी का भेष बना लिया उसका भाई। ठीक है, और दोनों पासा खेले, पासा खेले, भाई जीत गया। अहिमन रानी रोने लग गई, अब मैं कैसे जाऊंगी बिना वस्त्रों के? मेरा तो राजा मेरे को देखते भागा देगा, अतका कन पहना रहे हो राजा वीर सिंह। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा। ये रोने लगी, तो उससे प्रसन्न होकर एकदम नया सोने का साड़ी और पूरा जवाहरात दिया उसका भाई उसको, और ये मस्त पहन के कहा गई राजा वीर सिंह के पास। लेकिन राजा वीर सिंह इस पर शक किया, आया कहां से, क्या व्यवस्था है? ठीक है, तो राजा वीर सिंह इस पर शक किया और इसको बोला, आप हमारे राजपाट से निकल जाओ, हमको तुम्हारा मुंह नहीं देखना। ये अब क्या करेगी? वापस मायके जा रही थी, तो वापस मायके जा रही थी तो बीच में और दिमाग खराब हुआ, सही में ऐसी कुछ होगा, नहीं तो माफी वाफी मांगती, कुछ नहीं, जा रही वापस। तो इसका बाल को घोड़े के पूंछ से बंधवा के हत्या कर दिया गया। किसका? अहिमन रानी का। और ये अहिमन रानी का लाश पहुंचा इसके भाई के पास, लेकिन इसके भाई के पास पौर पौर परलौकिक शक्तियां, इसमें भगवान शिव, माता पार्वती आई और इसको क्या कर दी? जिंदा कर दी। ये कहानी किसकी है? अहिमन रानी की। ठीक है, तो इतना पढ़ के तेरे क्या याद रहते? अहिमन रानी, रेवा रानी की गाथा। इस गाथा की कथा नायक राजा उग्रसेन की पत्नी रेवा रानी है। राजा का नाम, पत्नी का नाम रेवा रानी। इसमें समाज द्वारा प्रताड़ित नारी कैसे पुरुष की असुर प्रवृत्तियों का शिकार बन जाती है, इसका चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? अरे असुर प्रवृत्ति, अरे मैं बोलता हूं ना, आदमी कमीना, यही बता रहा है। देखो, पुरुष की असुरी प्रवृत्ति और का शिकार बन जाती है, इसका चित्रण किया गया है। ये कैसे प्रताड़ित होती है नारी, कैसे किसी पुरुष के प्रति भेंट चढ़ जाती है, इसका चित्रण किसमें किया गया है? रेवा रानी की गाथा। ठीक है, आला उदल, आला और उदल ये दोनों मंत्री थे, किसके दरबार में थे? परमार वंश का शासक, शाबाश, परमार वंश का शासक। चलिए, धारा नगरी कौन बनाया? ठीक है, वो कौन से वंश का था? परमार वंश का। कौन से वंश का?
बुंदेल वंश के शासक परमार वंश के सेनापति थे दो जन, आल्हा और उदल। ये दोनों बहुत ही वीर थे, ये बहुत ही दोनों क्या थे, वीर थे। इनकी कहानी पर आधारित है आल्हा उदल खंड। ठीक है, आल्हा दो 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 पार्ट है इसका, आल्हा खंड और उदल खंड। इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका जो घोड़ा होता था एकदम इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का जो घोड़ा था ये आधा नीचे देखो घोड़ा बने रहेगा, सांकेतिक रूप से बीच से आदमी घुसने के लिए जगह रहेगा और ये पकड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे नाचते देखे हो तुम लोग कभी? वही है आल्हा उदल। उन दोनों को वीरता को दिखाया गया आल्हा उदल नाच। ठीक है, इसमें वीर रस की प्रधानता है। छत्तीसगढ़ के गांव में आज भी आल्हा वर्ष भर मनाया जाता है या वर्ष भर गाया जाता है। ठीक है, रायसिंह का पावरा नहीं जानता भाई, पावरा कथानायक यह राजा राय सिंह के संबलपुर अभियान पर आधारित है। इसमें कोकराय लक्ष्मी नारायण की वीरता का वर्णन है। इतने सारे क्या है भैया रे, लोक गाथाएं क्या है, ये कुछ अन्य गाथाएं हैं, नहीं जानोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और एक बार इनको पढ़ लेना, आप नोट्स भेजूंगा तब।